एक लंबी खींचतान के बाद भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को घोषित कर दिया है। उनकी चर्चा तमिलनाडु के मोदी के रूप में भी हो रही है। पूरी वाकया बताते हैं, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कर लीजिए। तमिलनाडु में सीपीआर के नाम से चर्चित सीपी राधाकृष्णन 2012 में एक तमिल चैनल में डिबेट में तब शामिल हुए थे जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया गया था। उस चर्चा में प्रभावी वक्ता और दूरदर्शी सोच के कारण उनको तमिलनाडु में मोदी के रूप में उनका परिचय दिया गया था। उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में उनका चयन कर भाजपा ने एक साथ कई राजनीतिक लक्ष्य साधे हैं। भाजपा को उनके उपराष्ट्रपति बनाने का लाभ तमिलनाडु के साथ साथ दक्षिण के अन्य राज्यों में भी मिल सकता है। सरकारें कोई भी हो, हर पार्टी और सरकार राजनीति में जाति के साथ साथ सामाजिक समीकरण भी साधती है। चूंकि वह ओबीसी है, इसलिए तमिलनाडु में डीएमके की ओबीसी केंद्रित राजनीति को जवाब देने में आसानी होगी। साथ ही ओबीसी कार्ड खेल रहे राहुल गांधी भी आसानी से काउंटर हो जाएंगे। एक परिदृश्य और दिखाई दे रहा है, इसे संयोग कहें या कुछ और, देश के शीर्ष 2 पदों पर विराजमान हस्तियों का नाता झारखंड से रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर चुने जाने से पहले झारखंड की राज्यपाल रहीं और देश के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे सीपी राधाकृष्णन भी इसी राज्य के राज्यपाल रहे हैं। अभी वह वर्तमान में इन दिनों महाराष्ट्र के राज्यपाल है। वे झारखंड के साथ साथ तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। मोदी और शाह का उन पर कितना भरोसा है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि उन्हें एक साथ एक समय में 3 राज्यों के राज्यपालों का जिम्मेदारी दी गई थी। सीपी राधाकृष्णन को उत्तर भारत के भाजपा के राजनीतिक गलियारों में राधा जी के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु की कोयम्बटूर लोकसभा सीट से 1998 और 1999 के आम चुनाव में भाजपा के टिकट पर सांसद भी चुने जा चुके हैं। इन्होंने स्कूली जीवन से ही जनसंघ का दामन थाम लिया था। हालांकि एक दौर में वे तमिल राजनीति में अन्ना द्रमुक के करीबी भी माने जाते थे, इसलिए उनके तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से मधुर संबंध है। इस उपराष्ट्रपति चुनाव में डीएमके को भी उनकी उम्मीदवारी का विरोध करना कठिन पड़ सकता है। इसका मुख्य कारण तमिल अस्मिता की राजनीति है। तमिल अस्मिता की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री स्टालिन के लिए सीपीआर का विरोध करना आसान नहीं होगा। इस समय लोकसभा में डीएमके के 22 और राज्यसभा में 10 सदस्य हैं। हालांकि डीएमके ने केंद्र सरकार के खिलाफ भाषा, नई शिक्षा नीति और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ जिस तरह मोर्चा खोला है, उसकी वजह से इसमें संदेह है कि वह सीपीआर के पक्ष में खुलकर खड़े होंगे। राजनीति है तो रिश्ता तो जोड़ना ही पड़ेगा। सीपीआर के पिता बताते थे कि उनके पूर्वज उत्तर भारत से ही मीनाक्षीपुरम में व्यापार के लिए आए थे और वहीं के होकर रह गए। वे अपना संबंध उत्तर भारत के मारवाड़ी और वैश्य बिरादरी से जुड़ा बताते थे। इस नाते कह सकते हैं कि सीपी राधाकृष्णन का नाता उत्तर भारत से भी रहा है। सीपी राधाकृष्णन के एक रिश्तेदार कांग्रेस से सांसद भी रहे। वह तमिलनाडु में भाजपा के 2004 से 2007 तक अध्यक्ष भी रहे। इस दौरान उन्होंने पूरे राज्य का दौरा किया था। इसके जरिए उन्होंने तमिलनाडु में भाजपा में नया उत्साह भरने की पूरी कोशिश की थी। वर्ष 2004 और 2014 के आम चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को सफलता नहीं मिली, जबकि 2009 के आम चुनाव में उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया था। 2014 की प्रचंड मोदी लहर में उन्हें जीत का पूरा भरोसा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद 2016 में उन्हें नेशनल केयर बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। सांसद रहते वक्त स्टॉक एक्सचेंज घोटालों की जांच करने वाली समिति में भी उनको शामिल किया गया था और इसके बाद प्रेस परिषद में लोकसभा के प्रतिनिधि सदस्य बनाने के बाद उन्हें केरल में 2020 में प्रभारी बनाया गया था। कोई भी पार्टी किसी व्यक्ति को इनाम देती है तो उसके पीछे उसका समर्पण होता है, उसके पीछे उसका लंबा एक पॉजिटिव फीडबैक होता है। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल रहते समय उन्होंने पूरे राज्य का दौरा किया था और जनता की समस्याएं सुनी थी। वे तमिलनाडु राज्य की कोंडर जाति से आते हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग समाज में आती है। इस जाति विशेष का बड़ा आधार तमिलनाडु में तो नहीं है, लेकिन राज्य में वह भाजपा का मजबूत वोट बैंक मानी जाती है। सीपी राधाकृष्णन के जरिए भाजपा ने तमिलनाडु में अपने आधार वोट बैंक को यह संदेश दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। इसके साथ ही साथ भाजपा ने तमिलनाडु के लोगों को यह भी बताने की कोशिश की है कि तमिलनाडु उनके लिए एक विशेष राज्य है। जब सीपी राधाकृष्णन को पहली बार राज्यपाल बनाया गया था, तब उन्हें सक्रिय राजनीति से दूरी का अंदेशा उन्हें निराश कर गया था, लेकिन नियति ने तो आज कुछ और ही रच दिया। उनका उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय है। उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके पास बड़ी जिम्मेदारी होगी। ध्यान रहे कि वे ऐसे समय उपराष्ट्रपति बनेंगे जब जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा देकर भाजपा के लिए समस्या खड़ी करने का काम किया।
और उस विपक्ष को हमलावर होने का मौका दिया जो सभापति के तौर पर उनके रुख से नाखुश था। अब आगे का खेल देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सीपी राधाकृष्णन सत्ता और विपक्ष के साथ कैसे तालमेल बैठाते हैं। धन्यवाद।